फूलों के भागों का परिचय। आपने विभिन्न प्रकार के फलों, तनों तथा पत्तियों के बारे में पढ़ा। अब हम फूलों के बारे में जानेंगे। किसी गार्डन में जाने पर आपको विभिन्न प्रकार के आकृति तथा रंगों वाले फूल दिखाई देते हैं। किसी पुष्प में मुख्यतः 4 भाग होते हैं: बाह्यदल, पंखुड़ियां, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। पुष्पों के सबसे बाहरी भाग को बाह्यदल कहते हैं, जो हरे रंग के होते हैं। ये आपस में जुड़े या स्वतंत्र होते हैं। पुष्पों के दूसरे मुख्य भाग पंखुड़ियां होती हैं। ये आपस में स्वतंत्र या जुड़े हो सकते हैं। पुष्पों का तीसरा भाग पुंकेसर होता है। पुंकेसर में तंतु तथा परागकोश होते हैं। चौथा सबसे महत्वपूर्ण भाग पुष्प का स्त्रीकेसर होता है। इसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होता है। अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं। पुष्प एक लिंगी होते हैं जब उनमें या तो पुंकेसर या स्त्रीकेसर होते हैं। पुष्प द्विलिंगी में पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर दोनों होते हैं। पौधों के जड़तंत्र। अब हम पौधों के जड़ों के बारे में पढ़ेंगे। पौधे का वह भाग जो मिट्टी के नीचे होता है उसे मूल या जड़ कहते हैं। जड़ें वायवीय तथा वातनी हो सकती हैं। जड़ें 3 प्रकार की होते हैं: मूसला जड़, रेशेदार जड़ और अपस्थानिक जड़। वह जड़ जो सबसे पहले बीजों से निकलता है उसे मूलांकुर कहते हैं। जब यह मूलांकुर बड़ा हो जाता है तो यह मुख्य जड़ के रूप में मूसला जड़ कहलाता है। कई छोटे छोटे पार्श्व जड़ें मुख्य जड़ों से जुड़ी होती हैं। ऐसे पौधे जिनमें जालिका विन्यास होती है उनमें मूसला जड़ होता है। कुछ पौधों में पतले रस्सीनुमा जड़ें होती हैं, उन्हें रेशेदार जड़ कहते हैं। वे पौधे जिनमें समानांतर शिरा विन्यास होता है उनकी भी जड़ें रेशेदार होती हैं। अपस्थानिक जड़ें वे जड़ें होती हैं जो किसी पौधे के मूल जड़ तथा शाखा जड़ के अतिरिक्त अन्य अंग से निकलती है। जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से पकड़े रखती हैं और इस तरह पकड़ने पर मिट्टी का अपक्षय नहीं होता है। जड़ें पानी को अवशोषित कर पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। पत्तियों द्वारा बनाए गए खाद्य पदार्थ को कुछ जड़ें इकट्ठा कर रखती हैं जिन्हें हम खाते हैं, जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, सलजम, टैपियोका या कसावा। शाक तथा झाड़ी। विभिन्न जगहों में विभिन्न तरह के पौधे होते हैं। कुछ पौधे छोटे, कुछ बड़े, कुछ हरे धब्बे जैसे काफी छोटे होते हैं। जैसा हमने जाना कि पृथ्वी पर पौधों की विविधताएं पाई जाती हैं। तने की ऊंचाई, तने के प्रकार, तने के भागों के आधार पर पौधों को 5 भागों में बांटा गया है। उनमें से पहला है शाक, झाड़ी, पौधे, विसर्पी लता तथा आरोही लता। अब हम शाक तथा झाड़ी के बारे में जानेंगे। वे पौधे जो काफी छोटे होते हैं, इनके तने हरे कोमल होते हैं, इनमें ज्यादा शाखाएं नहीं होती हैं, शाक कहलाते हैं, जैसे सूर्यमुखी, पोस्ता। इसके अलावा सरसों, गेहूं, धान, टमाटर, बैगन इत्यादि। झाड़ी मध्यम ऊंचाई वाले पौधे होते हैं, जैसे गुड़हल का पौधा, गुलाब का पौधा, चंपा का पौधा इत्यादि।
झाड़ी के तने हरे लेकिन कठोर होते हैं, जैसे नींबू, नारंगी, अनार इत्यादि। साधारणतः झाड़ियों की शाखाएं मिट्टी के नजदीक से निकलती हैं, जैसे गुड़हल का पौधा, चंपा का पौधा। तो हमने जाना कि झाड़ी मध्यम ऊंचाई वाले पौधे होते हैं, भूमि के काफी नजदीक से इनकी शाखाएं निकलती हैं। शाखाएं सख्त लेकिन ज्यादा मोटे नहीं होते हैं। पुंकेसर। हमने फूल के विभिन्न भागों को जाना, चलिए पुंकेसर के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। पुष्प का तीसरा महत्वपूर्ण भाग पुंकेसर होता है। यह पुष्प का नर वाला भाग होता है। यह पंखुड़ियों से जुड़ा या स्वतंत्र होता है। यह पुष्प का नर प्रजनन अंग होता है। यह पतले डंठियों के समान दिखता है, जिसमें तंतु तथा परागकोश होते हैं। रस्सी नुमा संरचना तंतु का होता है। उनमें परागकोश थैली जैसा दिखता है, जो तंतु के शीर्ष भाग से जुड़े होते हैं। पुंकेसर विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे तंतु तथा उनकी लंबाई तथा परागकोश की स्थिति के दृष्टिकोण से। परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचाए जाते हैं ताकि पराग निषेचन हो सके। अंडाशय के अंदर बीजांड तथा पराग का मिलन होता है, जहां पराग नलियों द्वारा नीचे की ओर आकर बीजांड से मिलता है। स्त्री केसर। अब हम स्त्री केसर को समझेंगे। स्त्री केसर किसी पुष्प का सबसे भीतरी भाग होता है। यह पुष्प का मादा प्रजनन अंग होता है। स्त्री केसर के अंदर अंडाशय तथा अंडाशय के अंदर नए पौधे को जन्म देने वाला बीजांड इकट्ठा होता है तथा परागकण को ग्रहण करने की नलिका होती है, वर्तिकाग्र के रूप में। कुछ पुष्प में एक ही स्त्री केसर होते हैं, जैसे लिली। कुछ पुष्प में एक से ज्यादा होते हैं, जैसे बटरकप। वृक्ष। हमने कुछ समय पहले ही शाख तथा झाड़ी के बारे में पढ़ा। अब हम वृक्ष के बारे में जानेंगे। वे पौधे जो काफी लंबे होते हैं तथा उनके तने मोटे, भूरे तथा सख्त होते हैं, जैसे आम का वृक्ष, नीम का वृक्ष, पीपल का वृक्ष और बरगद का वृक्ष इत्यादि। साधारणतः इनकी शाखाएं तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, जो भूमि से काफी ऊपर होती हैं। वृक्ष काफी लंबे बहुऋतुजीवी काष्ठीय तने वाले पौधे होते हैं, जिनमें एक प्रधान तना और कई शाखाएं होती हैं, जो ऊपर की तरफ शिखर बनाती हैं। झाड़ी तथा वृक्ष का अंतर आप उनकी ऊंचाई तथा शाखाओं के फैले स्वरूप को देखकर कर सकते हैं। पत्तियां। अब हम पत्तियों के बारे में जानेंगे। विभिन्न पौधों के अलग अलग प्रकार की आकृतियों और रंगों वाले पत्तियां होती हैं, जैसे गुलाब की पत्तियां छोटे, केले के पत्ते लंबे चौड़े तथा पाइन की पत्तियां और पाम वृक्ष की पत्तियों में काफी अंतर होता है। पत्तियों का रंग साधारणतः हरा होता है, लेकिन मैपल की पत्तियां लाल पीले रंग की होती है, तो कुछ पौधों की पत्तियां रंग बिरंगी होती हैं। पत्तियों में मुख्यतः दो भाग होता है, पर्णवृंत तथा फलक। पर्णवृंत तने के साथ जुड़ा होता है। पत्तियों के हरे चौड़े सतह को फलक कहते हैं। पत्तियों में आप मध्य शिरा भी देख सकते हैं। पत्तियों में शिरा विन्यास भी होती है, और यह शिरा विन्यास दो प्रकार की होती है, समानांतर शिरा विन्यास और जालिका शिरा विन्यास। समानांतर शिरा विन्यास जब शिराएं मध्य शिरा के समानांतर होती है। जालिका शिरा विन्यास में शिराएं पूरी तरह से पत्ती में फैली होती है। पत्तियों का हरा भाग
कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा सूर्य के प्रकाश द्वारा भोजन बनाता है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसके अलावा पत्तियां जल को वाष्प के रूप में वायुमंडल में छोड़ देती है। कुछ पत्तियों को हम सब्जियों के रूप में खाते हैं, जैसे पालक की पत्तियां, मेथी की पत्तियां, सलाद की पत्तियां तथा धनिया की पत्तियां इत्यादि। विसर्पी लता एवं आरोही लता। हमने कुछ देर पहले शाक, झाड़ी तथा वृक्षों के बारे में जाना। अब हम विसर्पी तथा आरोही लता के बारे में जानेंगे। वे पौधे जिनके तने कमजोर होते हैं, वे सीधे खड़े नहीं हो सकते और मिट्टी में फैलते हैं, विसर्पी कहलाते हैं, जैसे मिंट, घास इत्यादि। विसर्पी लता कमजोर होने के कारण भूमि के सतहों पर रेंगते हैं। उनके गांठों पर से जड़ें निकलती हैं, जो पौधों को मजबूती प्रदान करती है। उन्हीं कमजोर तने को प्रत्तान तने कहा जाता है, जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, कद्दू, करेला इत्यादि। आरोही लता वे पौधे जिनके तने कमजोर होते हैं, लेकिन आसपास के ढांचों की सहायता से वे ऊपर चढ़कर अपनी वृद्धि करते हैं, उन्हें आरोही लता कहते हैं, जैसे मटर का पौधा। आरोही लता झाड़ियों तथा पौधों के सहारे भी फैल जाते हैं, जैसे मनी प्लांट। कुछ आरोही लता में तंतुनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। कुछ पौधों में विशिष्ट जड़ें होती हैं, ताकि वे ऊपर चढ़ सकें और फैल सकें। तना। हमने अब तक पौधों के विभिन्न भागों के बारे में जाना। अब हम तने के बारे में जानेंगे। किसी वृक्ष का वह प्रधान भाग तना है जो पत्तियों और फल, फूल, कली को धारण किए हुए रहता है। वृक्ष के तने मोटे, सख्त तथा काष्ठीय प्रवृत्ति वाले होते हैं, जैसे बरगद, आम, नीम इत्यादि। हमने पहले ही जाना कि शाक, झाड़ी, विसर्पी लता तथा आरोही लता के तने पतले तथा कमजोर होते हैं, लेकिन वृक्षों के मामले में तने उन्हें शक्ति प्रदान करता है या पौधों के विभिन्न भागों को पकड़ कर रखता है, जैसे पत्तियां, फूल इत्यादि। तने मिट्टी से जल तथा खनिज को ग्रहण कर पौधे के विभिन्न भागों में संवहन करता है। कुछ तने भोजन को इकट्ठा कर रखते हैं, जो पत्तियों द्वारा तैयार किए हुए जाते हैं। एक लिंगी और उभयलिंगी पुष्प। फूल एक लिंगी होते हैं जब उनमें या तो पुंकेसर या स्त्री केसर मौजूद हों। फूल स्त्री केसर युक्त होते हैं जब उनमें स्त्री केसर मौजूद होते हैं, जैसे पपीता का फूल, कोलोकेशिया का फूल। फूल पुंकेसर युक्त होते हैं जब उनमें पुंकेसर मौजूद होते हैं, जैसे ककड़ी का फूल, जबकि उभयलिंगी पुष्पों में पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं।